हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायो-सेवर्ट लॉ को बताएंगे। ये बायो-सेवर्ट लॉ चैप्टर 4 में एक ऐसा टॉपिक है कि इससे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अभी हम लोग ने बोला कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। ये कंसेप्ट ओरस्टेड ने दिया। ओरस्टेड ने इस कंसेप्ट को 1820 में दिया, जिसे हम लोग ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होगा उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होंगी वो जानने के लिए हमने राइट हैंड कर्व रूल, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द राइट हैंड कर्व रूल, कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन से किस तरह डिसाइड होते हैं। आज एक और थोड़ा उससे कहना चाहिए जनरलाइज फॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, वो है बायो-सेवर्ट लॉ। ये साइंटिस्ट हैं बायो-सेवर्ट। इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए एक लॉ दिया। पहले समझिए क्या लॉ है। उन्होंने कहा कि जैसे मान लो ये वायर है, ये जो वायर है इसमें करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, यहाँ करंट फ्लो हो रही है। आई ये आपके ऊपर है कि करंट किधर आप लेते हैं, ऊपर लेते हैं, नीचे लेते हैं, लेकिन उसमें करंट फ्लो हो रही है। और जब करंट इसमें फ्लो हो रही है तो व्हाट मैग्नेटिक इफेक्ट सेज दैट इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम बनाए हैं, जैसे ये एक हमने बनाया, दूसरी बना सकते हैं, इसके आगे बना सकते हैं। सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किसी मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे अब यहाँ लगाओ कर लूँ, जैसे कल हमने बताया था, जैसे ये वायर है, ये वायर है तो अंगूठे की ओर वायर लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट दिस साइड टुवर्ड्स द बोर्ड। अगर मान लो हम P पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, तो P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किधर लगेगा, अंदर की ओर। अब ध्यान दो, अब कहेंगे कि यहाँ पर तो अंदर की ओर लग गया, तो यहाँ पर कैसे लगेगा, जरा गेस करो, गेस करिए, क्योंकि इसमें आपको रीजनिंग ब्रेन में डेवलप करनी है, बोर्ड से नहीं। बोर्ड 2D है, लेकिन जो आप डेवलप कर रहे हैं रीजनिंग वो 3D का डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रहा है, बोर्ड में अंदर की ओर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा, जरा क्लियर करो मेरे को, बोर्ड से बाहर की ओर। और बाहर की ओर के लिए हम ये बताते हैं, तो यहाँ पर कुल मिला के बाहर की ओर, जैसे ऐसे देखिए आप, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है। जरा इसको कंसोलाइज ऐसे करिए, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, इस तरह से। तो इस चीज़ को समझिए, और बुक में जो वन साइडेड दिया हुआ है उसको आप टू साइडेड या जनरलाइज आप करिएगा। खैर, तो अगर करंट फ्लोइंग वायर आई है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे निकालना है, ये ऐसे है, तो बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा दैट विल डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स। ये बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होगा दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ दिस यल। हमने यहाँ पूरा लेंथ ना लेके, ये वायर का पूरा लेंथ लेना है यल, तो हम इसमें पूरा लेंथ नहीं लिया, तो हमने इसके लिए क्या किया है कि स्मॉल लेंथ के लिए किया है कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, दिस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड DB। वैसे मैग्नेटिक फील्ड का हम लोगों ने नोटेशन क्या दिया हुआ है, D। तो हमने DL लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया DB। सो दिस DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। व्हाट इट सेज, पहला स्टेप, कि जितना अधिक इसमें आप करंट फ्लो करोगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा दिस वायर। DL क्या है, ये DL को आप कंफ्यूज मत होइए, ये L तो टोटल लेंथ हो गया वायर का, दिस DL इज द स्मॉल सेगमेंट, और इस स्मॉल लेंथ के कारण से मैग्नेटिक फील्ड DB है। क्लियर, मैथमेटिकल टर्म्स है। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स एज वी विल इंक्रीज द करंट वी विल गेट द मोर मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, द मैग्नेटिक फील्ड DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। बी क्लियर हियर, जैसे आप वायर का लेंथ बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। एंड दूसरा है DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। सी हियर, ये जो DL लेंथ है, अगर मैं वायर को थोड़ा ऐसे करता हूँ
थोड़ी देर समझिए। ये देखिए, ये जो डीएल है, ये डीएल यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। ये कह रहा है कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। दूसरा, dB is directly proportional to 1 upon r square. What it says? वेरी अच्छा, आप समझिए, ये क्या कहता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। बिल्कुल क्लियर है, जितना ऊपर लाइन होगा उतना नीचे कम मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर हम वायर को पास लाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ये सबको कंबाइन कर दिया जाए तो कंबाइनिंग, अगर इनको हम कंबाइनिंग करें, एक साथ कर दें, तो क्या ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर आपका प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो dB इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आएगा कांस्टेंट म्यू 0/4 पाई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो लॉ है दिस इज बायो-सेवर्ट लॉ। जो ये लास्ट में हमने लॉ निकाला है, दिस dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बायो-सेवर्ट लॉ है। अब आप इसमें देख के बताइए कि बायो-सेवर्ट लॉ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द आई, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन एंगल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन आर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर, यहाँ पर एक टर्म आपको म्यू 0/4 पाई आया। ये म्यू 0/4 पाई है क्या चीज़, इसको क्लियर करना है। म्यू 0/4 पाई एक कांस्टेंट है, और म्यू 0 का मतलब क्या होता है जरा मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि म्यू 0 का मतलब क्या है। यहाँ आपको म्यू 0 जो वर्ड है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। मियाबिलिटी यानी कि वायर एयर में रखा हुआ है, उस दौरान उसकी मैग्नेटाइजिंग एबिलिटी। इसमें 3 शब्द होते हैं, जैसे म्यू आर होता है, म्यू होता है तो म्यू इक्वल टू म्यू 0 म्यू आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमियाबिलिटी। और म्यू क्या होता है, परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम का है, ध्यान दीजिए। और ये एब्सोल्यूट का मतलब है ये एयर का है, परमियाबिलिटी ऑफ एयर, यानी जब हम एयर रख रहे हैं उस टाइम में एयर मीडियम में करंट फ्लोइंग वायर है, तो उस दौरान जो उसका मैग्नेटाइजिंग कैपेसिटी है, यानी कितनी दूर तक वो मैग्नेटाइज करता है या कैसे उसकी स्ट्रेंथ चेंज होती है, दैट इज म्यू 0। तो ये वर्ड आपको यहाँ मिलेगा। यही वर्ड आपको इलेक्ट्रिसिटी में कैसे मिले थे, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन पढ़े थे आप, बिल्कुल आपको याद दिला रहा हूँ। यही चीज़ें वहाँ भी पढ़े थे, और आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूँ कि ये कुछ इस तरह से मिलेंगे। C इक्वल टू 1/√μ 0 एप्सिलॉन 0। आगे आप पढ़ेंगे, अभी हम आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि ये दोनों में रिलेशन है। C क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई गेस कर सकता है कौन सी वैल्यू है? व्हाट इज द C? C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो प्रॉपर्टी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इन मीडियम, ये कांस्टेंट वैल्यू है और इसको यहाँ से आती है। थोड़ा इसको आप बुक में डिटेल में पढ़िएगा। जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, दे शुड नो व्हाट इज द म्यू, व्हाट इज द एप्सिलॉन, हाउ द डिफेंस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड एप्सिलॉन। ये थोड़ा आप डिटेल में किसी रेफरेंस बुक में पढ़ेंगे, अदरवाइज आपको बेसिक नॉलेज के लिए पर्याप्त है। तो बायो-सेवर्ट लॉ ये म्यू 0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इस बायो-सेवर्ट लॉ को और आपके पास कूलॉम्स लॉ है, दोनों में क्या अंतर है, जरा इस चीज़ को दिखाता हूँ, या दोनों में क्या कंपैरिजन है, ये दोनों को मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर जो टॉपिक डील करूँगा
कंपैरिजन है ये, कंपैरिजन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ एंड कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ आपने कहाँ पढ़ा था, जरा याद करें। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कुछ इस तरह से कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² था, और यहाँ पर है B इक्वल टू μ0/4π IdL sin θ/r²। जरा ध्यान दीजिए, क्या दोनों में कंपैरिजन आप देखते हैं, दोनों में एक कांस्टेंट है, दोनों में एक चीज यहाँ निकल रहा है कि बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी आर स्क्वायर है और ये भी आर स्क्वायर है, तो बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ? ये चीज क्लियर है कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इन दोनों को आप एक साथ करते एक समानता है, लेकिन बाकी आप देखिए क्या कोई और समानता है? नो, बाकी कोई एक चीज हो सकता है, एक समानता और हो सकती है कि ये भी वेक्टर होता है जहां आर कैप यहाँ लिख सकते हैं, और ये भी वेक्टर होता है जिसमें आप आर कैप यहाँ लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर आर कैप है। तो ये समानता है दोनों में कि दोनों वेक्टर हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं, लेकिन बहुत डिसिमिलरिटीज है। जरा डिसिमिलरिटीज देखिए, दिस डिपेंड ओनली ऑन चार्ज स्केलर क्वांटिटी एक्सेप्ट द आर, और बी डिपेंड्स ऑन आई डी एल साइन थीटा। और साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, अगर इसको आप लैंग्वेज में बोलिए तो साइन थीटा का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी करंट फ्लोइंग वायर डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द वायर। ज्योमेट्री ऑफ द वायर मीन्स वायर स्ट्रेट लाइन है तो थीटा 90 हो जाएगा, वायर सर्कुलर है, वायर कर्व्ड है, वायर फोल्डेड है। तो इस तरह से दिस मैग्नेटिक फील्ड depends on sin theta, but it says the magnetic field depends on the geometry of the wire, while the electric field depends only on the flow of the charge. It does not depends on the shape and size of the conductor या मटीरियल। तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोग को क्लियर करनी है, और इसके बाद अब हम इसमें एक और चीज़ आपको बताऊंगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स, इसका बीएस लॉ, वेक्टर फॉर्म। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ, दिस डी बी इज इक्वल टू μ0/4π आई डी एल साइन θ/r²। ठीक है, आप इधर वेक्टर लगा रहे हो, आपको इधर वेक्टर लगाना है तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या होता है? दिस इज द यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर अपॉन आर। क्लियर है, मैग्नीट्यूड है। सो दिस इज द डायरेक्शन, आर कैप मीन्स डायरेक्शन ऑफ दिस डीबी। तो आप इसको लिखिए, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4π आई डी एल साइन θ/r², आर वेक्टर अपॉन आर। So this dB gives you μ0/4π IdL r sin θ/r³। यहाँ पर ये दोनों वेक्टर हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। आप ध्यान दीजिए, ये दोनों जो वेक्टर हैं ए बी साइन थीटा का बन रहा है। सो दिस डीबी वेक्टर सेज यू μ0/4π आई स्केलर है, dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन r³। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। जरा मैथमेटिक्स जो बच्चे लिए हैं उन बच्चों को सोचना चाहिए कि ये कैसे हुआ। ए बी साइन थीटा ही फार्मूला होता है वेक्टर में, ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मीन्स, इसमें कुछ इस तरह समझना है। देखिए, आप अपने बाएं हाथ को ऐसे फैलाइए, अगर मान लो कि ये dl है, ये क्या है? dl है, और ये क्या है? r है, तो b क्या होगा? ऊपर होगा, यानी कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। कहीं ऐसा आपको लिखा हुआ मिले वेक्टर में
कि सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका फिजिकल मीनिंग हुआ कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए एंड बी। मतलब ए बी आपस में परपेंडिकुलर है और सी दोनों पे परपेंडिकुलर है। जैसा मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूँ कि 3D का कंसेप्ट क्या होता है, एक्स इधर एक्सिस, वाई इधर एक्सिस, तो जेड इधर एक्सिस, तो यहाँ पर ये दोनों पे परपेंडिकुलर है। आज हम लोगों ने बायो-सेवर्ट लॉ को पढ़ा। बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का करंट फ्लोइंग वायर में एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा लॉ है। इसका एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन आपके सिलेबस में रखा है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, उसमें डेरिवेशन है, उसको समझना बहुत आवश्यक है, तो इसलिए हम लोग उसमें करेंगे। अभी हम देख रहे हैं बहुत गैप के बाद हमने क्लासेस शुरू किया है और बहुत ही कम संख्या में बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। इससे ऐसे लग रहा है कि या तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, या तो आपको ऐसे लग रहा है कि बाद में पढ़ लेंगे। तो ऐसा मत करिए, फिर से आप पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए और एक कंटिन्यूटी बनाइए, खुद से भी पढ़िए, वीडियोस को भी देखिए, और एक जो नॉलेज है उसको आपको खुद को ही डेवलप करना पड़ेगा। एक जो एक बेस है नॉलेज का, उसको आप पढ़ करके ही डेवलप कर सकते हैं। और कई चीज़ें हैं, जब आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, एक बार बुक में पढ़ेंगे, इसके बाद वीडियो को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमने बहुत सी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। क्योंकि जब भी हम वीडियो में कोई भी लाइन लिखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि आपके मन में डाउट होगा, क्योंकि इस लेवल में क्या डाउट हो सकता है जबकि बिगनिंग हो रही हो चैप्टर्स की, मुझे आइडिया है। इसलिए आपको इनको बहुत ध्यान से देखना है, थोड़ी क्वालिटी में इम्प्रूव करना है हमें। और बहुत ही जल्दी मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ कि मंडे ऑनवर्ड्स में कुछ गूगल मीट या रियल टाइम वाले जो प्लेटफॉर्म उनको यूज़ करूँ पढ़ाने के लिए। लेकिन एक मैंने समझ के रखा है कि इस साल ऐसे ही चलने वाला है, पूरा 12th क्लास फिजिक्स की वीडियोस बनाने ही पड़ेंगे, आपको वीडियो के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। और ये बिल्कुल श्योर है कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि चलो सितंबर में खुल जाएगा, अक्टूबर में खुल जाएगा, नवंबर में, बिल्कुल पूरा फुल फ्लेज कभी नहीं खुलने वाला। खुलेगा भी तो उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे कि 50% आ जाएंगे, 30% कल आएंगे, ऐसे कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें आज जो सिचुएशन उस पर रेडी रहना है और सभी बच्चे अच्छी तरह से नोट्स बनाएं और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और साथ में पढ़ते चलें। जैसे आज मैंने बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा है, आप बुक में पढ़िए, उसके एग्जाम्पल्स पढ़िए, उसमें जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं उनको पढ़िए। और इसके बाद कल जो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट फ्लोइंग सर्कुलर लूप या ऑन द एक्सिस ऑफ करंट फ्लोइंग सर्कुलर लूप, इसको पढ़ूंगा। इसको आप पहले से पढ़ लीजिए, थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसको समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक कंटिन्यूटी रखनी है, पढ़ते रहना है, डाउट्स को क्लियर करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट्स करना है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे, खैर कुछ बच्चे हैं, इनको मैं तारीफ़ करूँगा कि वो जैसे मैं वीडियो डालता हूँ, बहुत कुछ बच्चे ऐसे कि रेगुलर उसको वॉच करते हैं और मेरे यूट्यूब में रिएक्शन भी देते हैं कि ये चीज़ उनको समझ में आई है, ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो अच्छा ये होगा कि आप वॉच करिए और यूट्यूब में ही आप सजेस्ट करिए कि ये चीज़ ऐसे हो गई है। खासकर आपको कंटेंट्स की क्वालिटी के बारे में, वीडियो की क्वालिटी के बारे में नहीं, कंटेंट की क्वालिटी के बारे में, क्योंकि वीडियो के लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है और घर में ही छोटा सा बोर्ड है। अगर थोड़ा ये बड़ा बोर्ड होता और थोड़ा और सुविधाएं होती तो और अच्छे से बन सकता था, लेकिन जो भी है उससे हमें काम चलाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।